आपने जमीन पर कई सड़कें, फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड टनल्स देखी होंगी, जिनके बीच से गाड़ियां और ट्रेन गुजरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड टनल के बारे में सुना है, जिसे विश्व का सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन वर्क भी माना जाता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि ये टनल यूरोप को इंग्लैंड से जोड़ने का काम करती है, जिसे इंसानों की बनाई गई एक अविश्वसनीय सुरंग माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इंजीनियर्स और मजदूरों की टीम ने इस असंभव से काम को संभव कैसे किया था। समुद्र के नीचे कैसे बनाई गई थी सुरंग? ये सुरंग जिस जगह पर है, वहाँ आज से 13,000 साल पहले जमीन हुआ करती थी। लेकिन जब धरती पर आखिरी हिमयुग खत्म हुआ था, तो बर्फ के पिघलने के साथ साथ वो जमीन 2 टुकड़ों में बंट गई। इस बंटवारे की वजह से वर्तमान का इंग्लैंड और यूरोप एक दूसरे से अलग हो गए, जबकि इन दोनों देशों के बीच समुद्र ने अपनी जगह बना ली थी। इस समुद्री इलाके को इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, जिसका एक हिस्सा काफी सकरा सा है और उस जगह पर इंग्लैंड और यूरोप के बीच की दूरी महज 33 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। अगर उस जगह पर समुद्र नहीं होता, तो सड़क या हाईवे बनाकर यूरोप और इंग्लैंड को एक दूसरे से आसानी से जोड़ा जा सकता था। खैर, समुद्र के ऊपर नाव और जहाज के जरिए इस दूरी को खत्म करने की कोशिश इतिहास में पहले से होती रही है, लेकिन इस सफर में खतरा रहता था और कई लोग समुद्र में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा देते थे। इतना ही नहीं, प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी कि समुद्र पर किसी बड़ी परियोजना को बिना किसी नुकसान के पूरा किया जा सके। लेकिन 20वीं शताब्दी के आते आते टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था, जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने एक बार फिर जमीनी स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने के बारे में विचार करना शुरू किया। इंग्लिश चैनल ने हमेशा से इंग्लैंड को दुश्मन देशों के हमले से सुरक्षित रखा था, क्योंकि इस इलाके का ठंडा पानी और मुश्किल हालात किसी भी सेना को समुद्र पार करने नहीं देते थे। हालांकि इसके बावजूद भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंडरग्राउंड टनल खोदकर इंग्लैंड की जमीन पर पैर रखने का फैसला किया था, लेकिन हिटलर अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाया था और उसकी मौत हो गई थी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोपीय देशों ने काफी तेजी से तरक्की की थी, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड जैसे 2 जानी दुश्मन इंग्लिश चैनल के जरिए आपस में व्यापार करने लगे थे। साल 1986 में दोनों देशों की सरकारों ने तय किया कि व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए इंग्लिश चैनल में अंडर सी टनल बनाई जाएगी, जिसे चैनल टनल या यूरो टनल नाम दिया गया था। इस टनल के खिलाफ इंग्लैंड के लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड को टनल के जरिए फ्रांस से जोड़ा जाए। लेकिन आम जनता को समझाने के बाद आखिरकार टनल को बनाने का काम शुरू किया गया, जिसके तहत फ्रांस और इंग्लैंड के इंजीनियर्स को अपनी अपनी तरफ से खुदाई करते हुए टनल बनाना था। लेकिन जिस किसी ने भी इस अंडर सी टनल के बारे में सुना था, उन्हें फ्रांस और इंग्लैंड के फैसले पर हंसी आ रही थी। समुद्र के नीचे 38 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस जगह पर न सिर्फ पानी का प्रेशर होता है, बल्कि संसाधनों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। किसी एक इंजीनियरिंग कंपनी के लिए इतनी बड़ी टनल को बनाना आसान नहीं था, लिहाजा 10 अलग अलग कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इस टनल को रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच निरंतर ट्रेन चलाई जानी थी। साल 1986 के आखिर तक चैनल टनल का काम शुरू किया गया, जिसके लिए टनल बोरिंग मशीन को बनाकर तैयार किया गया था। ये मशीन अपने आप में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से कम नहीं थी, जिसके पहले हिस्से में ब्लेड्स लगी हुई थी और वो तेजी से घूमते हुए मिट्टी और पत्थरों को काटने का काम करती थी। इसके बाद मशीन के अंदर लगे दूसरे पार्ट्स उन मिट्टी और पत्थरों को पीछे की तरफ धकेलने का काम करते थे, जिसके बाद वो सारा मलबा मशीन के अंदर ट्रॉली में इकट्ठा हो जाता है और फिर वो ट्रॉली मशीन के बाहर आकर मलबे को फेंक देती थी। इस मशीन में एडवांस फीचर्स थे, जिसकी मदद से उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता था। यानी वो मशीन आगे बढ़ते हुए न सिर्फ सुरंग की खुदाई करती थी, बल्कि उसके मलबे को बाहर निकालकर आगे के काम को आसान बनाती थी। वहीं इस मशीन से पहले सुरंग बनाने के लिए चट्टानों और पहाड़ों में विस्फोट किया जाता था, जिसके बाद मजदूर सुरंग से पत्थर और मलबे को हटाने का काम करते थे। लेकिन इस नई मशीन के आविष्कार से अंडर सी टनल बनाना आसान हो गया था। हालांकि ये मशीन अपने साथ काफी सारे जानलेवा खतरे लेकर भी आई थी। दरअसल समुद्र के बॉटम के 250 फुट नीचे समुद्र की खुदाई का काम चल रहा था,
जिसमें छोटा सा छेद होने पर समुद्र का पानी अंदर घुस सकता था और फिर पानी के प्रेशर की वजह से सुरंग में काम कर रहे इंसान और मशीन सब कुछ बह सकते थे। समुद्र के बॉटम से नीचे चॉक की एक लेयर होती है जो खुदाई के दौरान पानी को सुरंग में आने से रोकती है। इंग्लैंड की तरफ समुद्र में इस चॉक की लेयर थी, लेकिन फ्रांस की तरफ चॉक की लेयर कमजोर थी और वहां की जमीन में दरारों की मात्रा भी ज्यादा थी। फ्रांस की तरफ से TRM के जरिए टनल बनाना संभव नहीं था, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक नई तरह की मशीन बनाकर तैयार की गई, जो खुदाई करने के साथ साथ एक पनडुब्बी की तरह काम करती थी और पानी के प्रेशर को झेलने में सक्षम थी। लेकिन इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस मशीन को समुद्र की सतह से 200 फीट नीचे कैसे पहुंचाया जाए, जिसके बाद मशीन के सभी पार्ट्स को अलग अलग करके जहाज में लोड किया गया था और फिर सभी पार्ट्स को बारी बारी से जमीन के अंदर पहुंचाया गया। जमीन के अंदर जाने के बाद मशीन के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ने का काम शुरू किया गया, जिसमें कई महीनों और पैसों का खर्चा आया था। वहीं हर बीतते दिन के साथ टनल के काम को लेकर आम जनता में उत्सुकता जाग रही थी, जिसके बाद साल 1988 में खुदाई का काम शुरू हुआ था। इस खुदाई के दौरान मिट्टी और पत्थरों का ढेर सारा मलबा निकलता था, जिसे ठिकाने लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक दिन में लगभग 750 स्क्वायर फीट के पत्थरों की कटाई की जाती थी, जबकि एक घंटे के अंदर 2400 टन मलबा इकट्ठा हो जाता था। फ्रांस की तरफ से निकलने वाला मलबा कीचड़ की तरह दिखता था, जिसका इस्तेमाल शहर में एक आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए किया गया था। वहीं इंग्लैंड की तरफ से मिट्टी और पत्थर के मलबे से एक थीम पार्क बनाकर तैयार किया गया, जो कोस्टल एरिया से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। जैसे जैसे मशीन खुदाई का काम करते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे चॉक की लेयर को कंक्रीट, स्टील और लोहे से बनी गोल शीट्स से कवर कर दिया जाता था। ऐसा करने से चॉक की लेयर पर पानी का अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता था और लोहे और स्टील से बनी मोटी शीट्स दीवार का काम करती थी, जिसकी वजह से टनल को मजबूती मिल रही थी। इस काम के लिए इंजीनियर्स और मजदूरों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था, क्योंकि जरा सी गलती इस पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेर सकती थी। पूरी चैनल टनल के अंदर से 7.5 लाख कंक्रीट और स्टील से बने स्लैब्स का यूज किया गया था, जबकि इन स्लैब्स से बनी एक रिंग का वजन लगभग 40 टन के बराबर था। इन स्लैब्स के जरिए रिंग के आकार की दीवार बनाने का काम एक मशीन पूरा करती थी, जबकि हर एक स्लैब को सर्विस ट्रेन में रखकर टनल के अंदर पहुंचाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड की बनाई जा रही टनल का बीच में आपस में मिलना बेहद जरूरी था, यानी दोनों देशों की तरफ से आ रही टनल का सही दिशा में होना अनिवार्य था। टनल को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का यूज किया गया था, जो खुदाई करने वाली मशीन के फ्रंट में लगा हुआ था। फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से खुदाई कर रही मशीन अपनी अपनी तरफ से लेजर लाइट फेंकते हुए आगे बढ़ रही थी, ताकि सामने से आ रही टनल को सही जगह पर एक दूसरे से जोड़ा जा सके। अगर किसी एक मशीन की पोजीशन या दिशा में थोड़ा सा भी बदलाव आता था, तो उसमें मौजूद लेजर सिस्टम दूसरी तरफ काम कर रहे इंजीनियर्स के कंप्यूटर पर एक सिग्नल भेजता था। इसके बाद दूसरी तरफ काम कर रहे इंजीनियर्स उस सिग्नल को फॉलो करते हुए अपनी मशीन की दिशा या पोजीशन में बदलाव करते थे, जिससे दोनों टनल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे। 3 साल तक खुदाई का काम करने के बाद आखिरकार दोनों टनल्स के बीच की दूरी सिर्फ 100 मीटर रह गई थी, जिसके बाद दोनों मशीनों को बंद कर दिया गया और एक स्टील रॉड डालकर ये चेक किया गया था कि दोनों मशीनें एक दूसरे के सामने हैं या नहीं। इसके बाद इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि दोनों मशीनें अंडरग्राउंड एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और आगे का रास्ता ब्लॉक कर रही थी। एक मशीन को जमीन के अंदर ही विस्फोट के जरिए नष्ट करना था, क्योंकि मशीन जैसे जैसे खुदाई का काम करते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे टनल को कंक्रीट के स्लैब से कवर कर दिया गया था। टनल का आकार घटकर 46 फीट हो गया था, जबकि मशीन का आकार 50 फीट था। इंग्लैंड की तरफ से आने वाली मशीन की दिशा बदलने का फैसला किया गया था, जिसे टनल से नीचे की तरफ से जाया गया था और कई फीट की गहराई में ले जाकर छोड़ दिया गया था, और वो मशीन आज भी उसी जगह पर है। वहीं फ्रांस की तरफ से आ रही मशीन ने 100 मीटर की खुदाई को पूरा करते हुए दोनों तरफ की टनल्स को बीच में आकर जोड़ दिया था।
जिसके बाद उस मशीन के सभी पार्ट्स को अलग करके टनल से बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि इंग्लैंड की तरफ से खुदाई करने वाली मशीन के पार्ट्स को अलग नहीं किया जा सकता था, जबकि फ्रांस की तरफ से खुदाई करने वाली मशीन के पार्ट्स को अलग करना पॉसिबल था और इस वजह से उसे सुरंग की खुदाई से पहले और बाद में अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया था। वैसे तो इंग्लैंड वाली मशीन को भी अलग किया जा सकता था, लेकिन उस खर्च में एक नई मशीन बनकर तैयार हो सकती थी, लिहाजा कंपनी ने मशीन को जमीन में दफन करने का फैसला लिया। आखिरकार 6 मई 1994 को चैनल टनल का उद्घाटन किया गया, जिसके लिए 13,000 वर्कर्स ने दिन रात काम किया था और इस टनल को बनाने के दौरान 10 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। इस टनल में चलने वाली ट्रेनों के जरिए रोजाना 60,000 यात्री सफर करते हैं, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यातायात बेहद आसान हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।